नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत के शौर्य की एक बहुत बड़ी कहानी है और इससे भी बड़ी कहानी ये है कि 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध की पूरी कमान हरियाणा के हाथ में थी। हालांकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारियां हैं। हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है सैम बहादुर, जो मानेकशॉ जी की कहानी पे आधारित है, उनके जीवन पे आधारित है। वो उस फिल्म की पृष्ठभूमि में भी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध है, जिसके बाद बांग्लादेश का उदय होता है। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है 1971 का फिलहाल चर्चाओं में है। मानेकशॉ जी चर्चाओं में है और युद्ध की पृष्ठभूमि चर्चाओं में है और लकीली 16 दिसंबर उसका विक्ट्री डे होता है। तो इस मौके पे भारत बांग्लादेश का जो एक नए जन्म की जो शुरुआत है आप संबंधों की, उसकी पृष्ठभूमि में युद्ध की क्या भूमिका थी, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार हिस्टोरियन कर्नल योगेंद्र सिंह जी। आज उनके गांव भदानी में हैं और भदानी का भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में योगदान है। तो आज पूछेंगे उनसे ये तमाम जानकारियां। कर्नल साहब नमस्कार। नमस्कार। कर्नल साहब, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध चर्चा में है और वो भी फिल्म के चलते कि सैम बहादुर फिल्म आई है और चूंकि मानेकशॉ जी उस समय हमारी फौज का नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस युद्ध की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई एक देश जब दूसरे देश से युद्ध करने का फैसला करता है तो वो बहुत ही कठिन फैसला होता है। युद्ध की जरूरत हमें पड़ी क्योंकि हमारे ऊपर वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी। लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज का हमारे ऊपर वजन आ रखा था। अच्छा, उधर से आ रहे थे? बांग्लादेश से जो आए हुए थे लगभग 1 करोड़ थे। तो हमारा पूरा जो अपने जो वेस्ट बंगाल बिहार का तो सोशल ढांचा ही एक तरह से अंडर प्रेशर आ गया था जी। दूसरा ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो उनका ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है जी। और उन्हें अधिकार है कि हम वो किसी भी ढंग से इससे निपटे। तो एक तरह से ये पाकिस्तान की तरफ से युद्ध शुरू होने की पूरी आशंका थी और जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी वो रिफ्यूजीज वाली तो थी ही, और जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था उस समय इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। तो इस पे बहुत प्रेशर आ रहा था। उधर भी थोड़ा ज्यादा संपन्नता ही नहीं थी नहीं थी बिल्कुल। तो ये कारण थे कि युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। अच्छा, कोई भी देश जब युद्ध की तैयारी करता है तो जैसे सैम बहादुर फिल्म में भी दिखाया उन्होंने कि उन्होंने इंदिरा गांधी को लिख के दे दिया था कि युद्ध उस समय करेंगे हम, यानी कि तैयारियां तो काफी समय से चल रही थी। तो ये तैयारियां किस तरीके से अंजाम दी गई जिसका पता पाकिस्तान को नहीं चल पाया? नहीं, एक्चुअली पता था, ये तो दोनों देशों को पता था कि ये युद्ध होना है। मार्च के महीने में जब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था ईस्ट पाकिस्तान में। जनरल टिक्का खान उसके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी वो अलगाववादी जिनको मानते थे या भारत के समर्थक मानते थे उनको ढूंढ के और मारने या जेल में डालने का काम शुरू किया था वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान। पहली ही रात को कहते हैं लगभग 7,000 के आसपास जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और बाकी जो अवामी लीग के सदस्य थे उनको मार दिया गया था। तो इससे एक बहुत प्रेशर पड़ गया था। और दूसरा प्रेशर वहाँ के ख़ास तौर पे जो हिंदू और बिहारी मुसलमान था, जो मतलब सन 47 में बिहार से गया था, हिंदुस्तान से गया था, उसको वो बिहारी कहते थे। तो ये जो बिहारी मुसलमान और हिंदू, इनके ऊपर विशेष तौर पे प्रेशर आ रहा था और इन्होंने भारत की तरफ पलायन किया जी। तो ये उस समय से कंफर्म हो गया था कि युद्ध तो होना है। हमारे यहाँ पे जो पहली कैबिनेट मीटिंग इसके बारे में जिसके अंदर ये बात होती है वो है अप्रैल में, जहाँ पे मिसेस गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, और सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे समय चाहिए। और समय चाहिए ना सिर्फ सेना को तैयार करने के लिए, बल्कि जो कुदरती तौर पे भी जो युद्ध की हमारे अनुकूल परिस्थिति आएगी
वो आएगी मॉनसून उतरने के बाद। अप्रैल का मतलब ये था कि मई जून में वहाँ पे बांग्लादेश में बारिशें शुरू हो जाती हैं, नदियों का जो फैलाव है वो मीलों में हो जाता है, तो ज़मीन सारी नरम हो जाती है। तो उस हालत में किसी भी किस्म का मूवमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाना था, और इतनी चौड़ी वो नदी हो जाती है कि पुल बांधने का भी काम नहीं हो पाता, इतना लंबा पुल मिलेगा ही नहीं आपको, मीलों लंबा। तो इन सब बातों के कारण फिर हिमालय में जो हमारे पासेस थे वो उस समय गर्मी का मौसम होता है तो वो पासेस खुले होते हैं, तो एक डर था कि भी हो सकता है चाइना और पाकिस्तान मिल जाएं, और उस समय चाइना भी कुछ एक्टिविटी करे LAC पे, तो हमें अपनी फ़ौज बांटनी पड़ेगी, और हमारे पास इतनी फ़ौज नहीं थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सैम मानेकशॉ ने मिसेस गांधी को बताया कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, और मिसेस गांधी ने वो बात सही मानी और हमने इंतज़ार किया। 1971 का जब युद्ध होता है तो उसमें करीबन 95,000 का सरेंडर वो करवाते हैं। तो ये युद्ध किन किन मोर्चों पे लड़ा गया, मेन पॉइंट कौन से थे युद्ध के उस समय? ये ऐसा युद्ध था, सन 48 का युद्ध था, वो लगभग जम्मू कश्मीर में ही केंद्रित था। सन 65 का युद्ध जो था वो वेस्टर्न बॉर्डर पे केंद्रित था, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये 71 वाला एक युद्ध था जो दोनों तरफ था, यानी इधर वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी और उधर ईस्ट पाकिस्तान में भी। और इसके अंदर ऑपरेशन तो कई थे, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन थे जो वो थे वन कोर के ऑपरेशन जो शकरगढ़ बल्ज एरिया में, सियालकोट शकरगढ़ के एरिया में हुए थे वेस्टर्न थिएटर में, और ईस्टर्न थिएटर में जनरल 4 कोर के जो ऑपरेशन थे जो साउथ ईस्ट बांग्लादेश में हुए थे। अच्छा। विशेष तौर पे क्योंकि इनके कारण बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व था इन दोनों का। और तीसरा एक युद्ध हुआ था फजिल्का में। अच्छा। उसका जिक्र बहुत कम होता है। फजिल्का के बाद फोर जाट का उसमें काफी अहम रोल था। फोर जाट का, अच्छा ये चलो फजिल्का से बात करते हैं। आपको पता है कि इसको जो दिल्ली से रोहतक जाते हुए हिसार को जो रोड जाती है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका ओरिजिनल नाम है DHS रोड। DHS रोड, हाँ। अच्छा जी। D दिल्ली, H हिसार, S सुलेमान के। अच्छा। ये रोड जाती है, इसका जो ओरिजिनल वो है वो सुलेमान के जाके ख़त्म होती है। अच्छा। जो अब पाकिस्तान में है। तो एक तरह से अगर आप देखो कि उधर से कोई आए तो वो सीधा फिर हिसार और हिसार होते हुए दिल्ली आ जाएगा अगर इस रोड के साथ में कोई आए। तो अब पाकिस्तान के लिए इसका विशेष महत्व ये था कि सुलेमान के में सतलुज के ऊपर उन्होंने बांध बनाया और वहाँ से कई नहरें निकाली हैं। अच्छा। जिनके कारण उनके सिंध प्रांत में भी सिंचाई होती है और पंजाब जो मुल्तान वाला एरिया है उसमें भी सिंचाई होती है। तो ये एक एरिया है उनके लिए बहुत महत्व का है। हमारे लिए महत्व इस सड़क से मैंने आपको बता ही दिया कि ये रास्ता कहाँ जाएगा अगर इधर वो आ गए। तो सन 71 में उन्होंने अपना, उनके पास 2 आर्मर्ड डिवीज़न थी और इन्फेंट्री डिवीज़न, तो उनमें से एक आर्मर्ड डिवीज़न को उन्होंने इधर फाजिल्का के अपोजिट सुलेमान के पास लगाया था। और उनकी प्लान ये थी कि इससे पहले कि भारत हमला करने की सोचे, हम इस एरिया में हमला करें, फाजिल्का एरिया को कैप्चर करें और उसके बाद देखेंगे भटिंडा की तरफ जाएं, हिसार की तरफ जाएं या बीकानेर की तरफ जाएं। तो उनका हमला आया 3 दिसंबर को की रात को और वो शुरू में कामयाब हो गया। वहाँ पे हमारी एक 3 असम 3rd बटालियन असम रेजिमेंट थी, उनके एक कंपनी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कंपनी लगी हुई थी, एक बेरीवाला ब्रिज नाम है, बेरीवाला, हाँ पाकिस्तानियों ने अपनी जो ये गंग नहर मतलब जिसको IGC कहते हैं, इंदिरा गांधी के नाम, उसका एक बेरीवाला ब्रिज है उस पे, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये बड़ा एक ऑपरेशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई हमारे लिए, क्योंकि अगर वो
यहाँ से चाहें तो अब उस ब्रिज के साथ में एक और बड़ा ब्रिज बनाएं जिसके ऊपर से टैंक भी उतर सकें, क्योंकि ये ब्रिज तो इतना स्ट्रांग नहीं था कि टैंक इस पर से आ सकें, लेकिन अब उनको जगह मिल गई और वो उसमें से अपने टैंक निकाल के और उस पूरी आर्मर्ड डिवीजन को रवाना कर सकते हैं हिसार बठिंडा की तरफ। अच्छा, यहाँ तक पहुंच सकते थे वो? हाँ, वो बिल्कुल। तो इसलिए अब ये जो उनका कब्जा था, इसको फौरन बंद करना बहुत जरूरी था। और इसके लिए वहाँ पे जो फाजिल्का प्रॉपर था उसके अंदर डिफेंस लिए हुए थी फोर जाट। अच्छा। तो क्योंकि 3 असम तो लड़ाई में आ गई है, वो तो उनके वहाँ तो पाकिस्तानी आ चुके हैं, तो वो फोर जाट को बोला गया कि आप इस पे हमला करो। तो फोर जाट की शुरू में इतना नहीं था एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रेंथ है, तो उनकी जो डेल्टा कंपनी थी उसने हमला किया 3-4 दिसंबर की रात को, और उस ब्रिज वाले हिस्से को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा अभी रह गया। तो वो थ्रेट कम तो हुई, खत्म नहीं हुई। अच्छा जी। और इस यूनिट को नुकसान बहुत हुआ। और आप हाँ, एक कंपनी का आप लगभग 100-125 सैनिक एक समय में होंगे, उसमें से 19 तो मारे गए और 29 जो थे वो घायल हो गए। तो एक तरह से आप यूं मानो कि 40% के आसपास जो ये कंपनी थी इसकी कैजुअलिटी हुई, इसको नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, तो अगली रात को फिर पूरी बटालियन फिर से हमला करती है। थोड़ा सा और हिस्से पे कब्जा करते हैं, लेकिन वो भी पूरा कामयाब नहीं होता है। लेकिन फिर और कैजुअलिटी हो जाते हैं। तो अब ये बटालियन, उसके बाद अब इस बटालियन की कैजुअलिटी इतनी हो गई कि इसके पास गुंजाइश नहीं बची। ये अब इसके कारण ये हो गया कि काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस यूनिट के अंदर इतने ज़्यादा नुकसान हो चुका है जान माल का कि अब ये उचित नहीं कि आप इसी को दोबारा से हमले को बोलें। तो 6 दिसंबर और 13 दिसंबर के बीच में भारत कई बार कोशिश किया और यूनिटों ने हमले करने, जैसे एक राजपूत बटालियन थी उससे हमला कराया, लेकिन बात नहीं बनी जी। 13-14 दिसंबर की रात को ये बटालियन फिर से ऑफर करती है, फोर जाट। हाँ, खुद ऑफर करती है अपने हायर कमांडर को कि हम फिर से करेंगे। टीस थी मन में ना? हाँ, एक वो काम पूरा ना होने की टीस थी। और ये उस रात को चौथा काउंटर अटैक ये पाकिस्तानियों पे करते हैं। पाकिस्तान की 6 फ्रंटियर फोर्स बटालियन वहाँ पे लगी हुई थी, और दोनों बटालियनों की जो रेजिमेंटल हिस्ट्री है, पाकिस्तान वाली की भी और इनकी भी, दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ाई करते हैं। अच्छा। और करनी भी चाहिए भाई, वो तो वीरता तो दोनों तरफ से थी। वो भी डटे रहे और ये भी नहीं हटे। तो ये एक बहुत शानदार सुनहरा, वो क्या कहते हैं हम, अध्याय है। और इससे देखो, हो सकता है कि वो कामयाब नहीं हुए पूरी तरह से पाकिस्तानियों को यहाँ से हटाने, लेकिन इन हमलों से फायदा क्या हुआ कि पाकिस्तानी वहां ब्रिज भी नहीं बना पाए जिससे वो अपने टैंक निकाल लें, इधर आ सकते। हाँ, तो वो जो उनकी मेन प्लान थी उसको इन्होंने अपने काउंटर अटैकों से रोक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जो सफलता है कि पाकिस्तान का जो एक मेन अटैक जिसका जो हिसार तक खतरा पैदा कर सकता था, उसको इन्होंने फोर्स जाट ने वहां पे रोका। और फोर्स जाट को तो काफी सम्मान मिला होगा। खूब, बिल्कुल। हाँ, जिक्र होता है उसका। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि जो सैनिक बात करते हैं तो वो उसका जिक्र करते हैं कि फाजिल्का में एक दीवार बना दी फोर्स जाट। सर, जब भारत पाकिस्तान युद्ध की बात आती है तो उसमें 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिनके कंट्रीब्यूशन पे हमेशा चर्चाएं होती हैं, और उसमें हरियाणा भी है। तो हरियाणा का भारत पाकिस्तान के 1971 के वार में क्या कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं? एक तो जैसे यही था, ये हो गया। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बदानी की बात करें आप तो हमारे आपके गांव के, हाँ, अच्छा, जनरल खेमकरण सिंह फलसवाल, हमारे दादा, उनका जन्म बदानी में हुआ था। कमीशन हुए थे वो 16 कैवलरी में। अपनी मेहनत के कारण धीरे धीरे वो रैंक बढ़ते रहे।
ब्रिगेडियर के तौर पे सन 1965 में उन्होंने शकरगढ़ एरिया में ही ब्रिगेड कमांड की थी। अच्छा। और उस हमले में उन्होंने महावीर चक्र उनको मिला था, और उसमें जो कर्नल तारापुर को परमवीर चक्र मिला था वो इन्हीं की कमांड में थे। सन 71 में इन्होंने 2 काम किए। पहला काम तो ये थे जनरल मानेकशॉ के चीफ प्लानर, जो लड़ाई के युद्ध की जो भी प्लान थी वो सारी की सारी खेमकर्ण जी कर रहे थे, खेमकर्ण की बनाई हुई थी। मार्च में जब ये रेफ्यूजी आने शुरू हुए उस समय जनरल के सिंह सैम मानेकशॉ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। सैम मानेकशॉ और जनरल के सिंह का बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। अच्छा। सन 62 में जब 4 कोर में वो होता था, जो कोर कमांडर जिसको सैक किया था, कॉल तो कॉल को सैक करने के बाद कमांड दी गई थी सैम मानेकशॉ को, 4 कोर की। और सैम मानेकशॉ उस समय पूरी सेना से चुन के ले गए थे ब्रिगेडियर खेमकर्ण सिंह को अपना ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ। अच्छा जी, जो चूज करके ले गए। हाँ, जो कोर के अंदर जो लिंच पिन, मतलब जो मेन जो स्टाफ का ऑफिसर होता है वो होता है BGS, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, और वो थे जनरल उस समय ब्रिगेडियर खेमकर्ण सिंह। उसके बाद जब जनरल सैम मानेकशॉ चीफ बन के दिल्ली आते हैं तो फिर के सिंह को अपना डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस नियुक्त करते हैं। इतना भरोसा था सैम मानेकशॉ को। मिलिट्री ऑपरेशन के पूरी जिम्मेदारी होती है, सारी प्लानिंग जो भी थी इस युद्ध की, कौन सी डिवीजन किधर जाएगी, किस समय हमला शुरू होना है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो सारे जो प्लानिंग थी सैम मानेकशॉ की डायरेक्शंस के हिसाब से, वो सारी प्लानिंग जनरल के सिंह की थी। वो प्लान बनाना दिल्ली में, फिर जाके कलकत्ता में जो आर्मी कमांडर थे अरोड़ा, उनको समझाना, इधर जो अपने वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे उनको एक्सप्लेन करना, उनसे उनको भी अपने साथ लेना, क्योंकि इतने लेवल पे आप सीधे आदेश नहीं पास करते हैं, क्योंकि दूसरा भी उतना ही काबिल है। तो चीफ भी चाहता है कि उसके आर्मी कमांडर्स को उसका DGMO जाए और एक्सप्लेन करे कि भी क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये काम सारा के सिंह ने किया। ये सारी तैयारियां अगस्त तक करा के, और वो अगस्त में सैम मानेकशॉ ने उनको नेतृत्व दिया कि जो वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ शकरगढ़ में जो मेन हमला जाना है 1 कोर का, उसका नेतृत्व करो। और ये वहाँ उसका नेतृत्व करते हैं। हमला कामयाब होता है। उसके अंदर हमारे को 2 परमवीर चक्र जो मिले, एक तो ये अपने मेजर होशियार सिंह उस समय सिसाने वाले दैया, और दूसरा अरुण क्षेत्रपाल पूना हॉर्स के। पूना हॉर्स में बहुत से अपने हरियाणा के जवान सर्विस करते हैं। अच्छा। तो दैया वालों को तो जनरल के सिंह के याद करना चाहिए हर बार जब वो होशियार सिंह के वीरता का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो जो खेमकर्ण जी थे, वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते रहे? हाँ, दादा खेमा बड़ा इंटरेस्टिंग थे वो। तो वो जब आर्मी कमांडर रिटायर हुए, गांव में दादा खेमा बोलते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, मेरे तक वाले लोग उनको दादा ही बोलते थे। हाँ। दादा खेमा। हाँ। कुश्ती के भी शौकीन थे वो। अच्छा। जो छुट्टी आते थे तो कुश्ती वुस्ती करते थे। तो वो आर्मी कमांडर रिटायर हुए थे लखनऊ सेंट्रल कमांड से। तो मिसेस गांधी ने उनको ऑफर दिया था कि आप कोई और जिम्मेवारी संभालना चाहो तो उन्होंने कहा मैं खेती करूंगा। अच्छा। तो उन्होंने जमीन खरीदी, इधर मोहना नाम की जगह है जमुना के पास खादर में। वहां पे उन्होंने जमीन खरीदी, कई साल तक प्रॉपर किसानी करी। अच्छा। हाँ, शादी के बाद में अपनी पत्नी को उनसे आशीर्वाद लेने हम गए। तो उस दिन वो गोड़ी लगान लग रहे थे खुद अपने खेत में। इतने बड़े वारी होते हो। बिल्कुल गोड़ी लगान लग रहे थे उस टाइम। तो खादर में थोड़ा सा इंदिरा गांधी तो कुछ भी दे सकती थी उनको। ऑफर किया, मतलब वो राज्यसभा जा सकते थे, ऑफर किया था, मिसेस गांधी ने ऑफर किया था। तो मेरी वाइफ थोड़ी सरप्राइज हो गई थी, कहती तुम ये रिटायर होके
जाट अपनी आदतों से बाज नहीं नहीं आता। पढ़ा उन्होंने, हैं? कई साल खेती की, उसके बाद बड़ी लंबी, भगवान की दया से लंबी उम्र पाई उन्होंने। 2018 में गुजरे वो। अच्छा। हाँ, उनका इधर अपना बरार स्क्वायर दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। सारा जो फौज की जितनी भी हायरार्की थी, चीफ से लेके सब सब आए थे? हाँ हाँ, सब। महावीर चक्र, पद्म भूषण कितने मिलेंगे आपको आज के दिन, इतने पहुंचे हुए, 2 बार बर्मा से लेके और ये सन 71 तक की हर एक लड़ाई में उनका योगदान रहा है। लेकिन लोगों को जानकारियां कम है ना, पूरे जज्जर में ही नहीं पता होगी जनरल कैंपकर्न के बारे में। ये तो हम लोगों की एक वो है, आदत है या कमजोरी का। बदलू सिंह हैं ढाकले के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस, पूरे अपने उस समय के पंजाब को जोड़ लो तो भी प्रथम विक्टोरिया क्रॉस हरियाणा के। उसके बाद भाई ये जनरल के सिंह हैं, और बदलू राम के तो विक्टोरिया क्रॉस के साथ भी कोई कहानी है ना, बेच दिया था उन्होंने। उनके परिवार के लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था, और बहुत सस्ते में बताते हैं, दे दिया था। हाँ ऐसे ही। ये एक बड़ी बदलू सिंह जी का जिक्र आया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोगों ने सारागढ़ी पिक्चर का जिक्र सुना होगा, पंजाब में उसको खूब सेलिब्रेट करते हैं कि भाई सिर्फ 21 वो सैनिक थे सारे पंजाब से। सारागढ़ी पे फिल्म बनी। बदलू सिंह जी को जब उन्होंने हमला किया तो उनके साथ 6 और थे। तो इनके साथ जो 6 गए थे उस हमले में, वो 6 के 6 यहीं से अपने झज्जर एरिया से ही थे। और सारागढ़ी वाले में 21 में से नहीं, बदलू सिंह जिस ऑपरेशन में बदलू सिंह को विक्टोरिया क्रॉस मिलता है, इनके साथ 6 और थे। ये टोटल 7 ही थे जिन्होंने वो हमला किया था। अच्छा। 7 ही अपने इस एरिया के थे, एक दूसरे को जानने पहचानने वाले, और 7 को उसमें वीरता पुरस्कार मिले हैं। अच्छा। सबसे ऊंचे वाला विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला है, बाकियों को IDSM वगैरह मिले हैं, लेकिन सबके सबको वीरता पुरस्कार मिले। तो एक तरह से मतलब वही बात है कि ये एक जगह के के सारे एक टोली बनती है और वो इतना बहादुरी का काम करके दिखाती है। तो शायद किसी दिन हो सकता है हमारे यहाँ भी कोई फिल्म बनाए इनके ऊपर, बदलू राम जी के ऊपर, बदलू राम पे, खेमकर्ण के ऊपर, और ऐसे और भी किस्से हैं, अपना चेलू राम और ये अपने रिचपाल राम 2 बार हमले में जाता है, घायल हो जाता है, फिर भी हमले में जाता है। तो कमाल के इनके। अच्छा सर, आपने तो मानेक शॉ को वैसे देखा भी होगा लाइव? बिल्कुल मेरे पास 2-4 उनकी, मेरे और उनके बीच की कहानियां भी हैं। बताइए क्या कहानी है? सैम मानेकशॉ को समझने के लिए ना वो एक अलग किस्म के पर्सनालिटी थे। जैसे अपने यहाँ पे आमतौर पे ऐसा वो ना आपसे कनेक्ट होते थे। अच्छा। मतलब सबसे बढ़िया बात ये थी सैम मानेकशॉ की कि उनकी प्रेजेंस में आप चाहे कितने ही जूनियर हैं, कितने ही सीनियर हैं, तो आप खुल जाते थे, क्योंकि वो आपको एक मौका देते थे खुलने का। मतलब उनका जो वाइब्स जिनको कहते हैं ना, वो बड़े पॉजिटिव वाइब्स थे। अब जैसे मैं बताता हूँ, हम बॉम्बे में थे हमारी यूनिट, तो कभी कभी जब सैम मानेकशॉ वहाँ पे वेलिंगटन नाम की एक जगह है साउथ में, वहाँ सेटल थे, तो कभी कभी जब बॉम्बे आते थे तो फौज को बता देते थे। आमतौर पे नहीं बताते थे, पर कभी कभी बता देते जब उनका दिल करता था फौजी गाड़ी में बैठने का। तो ऐसा ही एक मौका आया, उन्होंने बता दिया। हमारी यूनिट को बोला गया कि आप लाइजॉन ऑफिसर, वो एक ड्यूटी होती है जो उनके साथ रहता है, कोई उनकी वहाँ पे जो उनको ना पता हो उसमें उनकी मदद कर देता, तो लाइजॉन ऑफिसर कहते हैं उसको। तो लाइजॉन ऑफिसर की ड्यूटी हमारी यूनिट पे आई, तो मैंने कहा भाई मैं वॉलंटियर करता हूँ। आमतौर पे कोई लाइजॉन ऑफिसर बनना नहीं चाहता है फौज में। अच्छा। पर सैम मानेकशॉ के लिए बड़ा था, मौका था आपके लिए भी। हाँ, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने स्पेशल परमिशन वगैरह ली एयरपोर्ट पे जाके, ताकि मैं जाके उनको टारमैक पे, यानी जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा है वहीं जाके रिसीव करूँ। तो मैंने रिसीव किया। उनकी नीस, ग्रैंड नीस उनके साथ थी। अच्छा। द्योती। अब ये बड़ा एक रेयर बात होती है, आमतौर पे
जो वीआईपी है उसको पता है अभी लाइजॉन ऑफिसर के साथ आपका बस थोड़ी देर का संबंध है जब तक आप विजिट पे हो। तो आमतौर पे ये कर्टसी वो नहीं दिखाते कि अपने परिवार वालों को आपके साथ इंट्रोड्यूस करें। अच्छा। सैम मानेकशॉ पहली चीज़ वो ये करते हैं, मैं उनसे मिला, हेलो आया हुआ, तो पहले अपनी ग्रैंड नीस को मेरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। मीट रचना, शी इज़ माई ग्रैंड नीस। तो मैं उनको एस्कॉर्ट करके अब वो हॉल में ले आया, अराइवल हॉल में। तो उनके पास चेक्ड इन बैगेज था, मतलब वो आना था। तो मैंने कहा कि सर, तो उन दिनों में उसकी चेक इन बैगेज की अलग से वो मिलती थी स्लिप। तो मैंने कहा वो आप मुझे दे दीजिए, मैं वो ले आता हूँ। कहते हैं नहीं, यू गिव कंपनी टू यंग लेडी, आई विल गो एंड गेट इट। अच्छा। तो आई सेड नो नो सर, आई विल गेट इट। तो देन ही सेड ओके, ऑल थ्री ऑफ अस विल गो एंड गेट इट। तो मतलब एक वो हाँ, दिल जीतने वाली बात है। एक आपको वो आपकी हिसाब से आपको पूरा वो कंफर्टेबल कर रहे हैं। एंड देन वी स्टार्टेड। तो कार में हम बैठे थे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने किस्सा बताया कि उनके पास कोई ड्राइवर था जो हरियाणा से था। अच्छा। कोई सोनीपत का था, जाट राम था शायद, मुझे ये तो नहीं पता, पर हाँ शायद उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। तो वो कहता है कि जब मैं रिटायर हुआ तो वो कहता है कि मैं भी रिटायरमेंट लूंगा। उन्होंने कहा तू पागल मत बन, मैं तेरी रिकमेंडेशन दे के जा रहा हूँ, तो हवलदार है, नायब सूबेदार तेरे को बनाएंगे वो। मेरे साथ तुमने अच्छा काम किया है। तो कहता है ना, आपके साथ नौकरी कर ली, अब और नौकरी नहीं कर। तो हरियाणा सरकार ने कुछ जमीन सैम मानेकशॉ को दी थी एज वो वार जागीर जिसको कहते थे। अच्छा। वो सारी जमीन उन्होंने उस हवलदार को दे दी फिर। अच्छा। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। हाँ, वो छोड़ा है। वो उसने सैम मानेकशॉ को कहा कि सर आप मेरे उसमें डायरेक्टरेट में आदेश दो कि मेरे को वो मेरा रेजिग्नेशन मंजूर करें। क्योंकि अच्छा ड्राइवर था, तो नहीं छोड़ेगी फौज उसको। तो उसने कहा नहीं साहब, आप करवा के जाओ मेरा। फील्ड मार्शल की जिसने गाड़ी चलाई उसको कौन छोड़ेगा? हाँ, तो कहते हैं कि मेरे को अब ये डर कि ये बेवकूफ जाके भूखा मरेगा। अपनी जमीन दे दी उनको। तो हरियाणा, उनको जरूरत नहीं थी, उनके पास बहुत कुछ था। फिर वो मैं ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे वो हम पहुंचे, वो रुके हुए थे इसमें ओबरॉय, जो बॉम्बे में ओबरॉय होटल है। हाँ जी। तो अब आप देखिए किस ढंग से वो बात करते हैं। हम जाके कार रुकती है, तो उनकी जो चीफ प्रोटोकॉल है उस होटल की, एक लेडी थी, वो उनको रिसीव करने बुके लेके खड़ी है। तो बुके रिसीव करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो अब शी फील सो हैप्पी। अंदर घुसते हैं, फ्रंट ऑफिस में आमतौर पे किसी भी होटल में आप जाओ तो फ्रंट ऑफिस में वो लड़के लड़की जो होते हैं यंगस्टर ही होते हैं ना। इनको कोई मतलब नहीं है, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आमतौर पे करते भी नहीं। हाँ, अपना सीधा लोग कमरे वमरे में जाते हैं, इनका चेक इन वगैरह कराने के लिए मैं हूँ। नो, ही गोज टू एंड मीट्स देम, सेज हेलो टू देम एंड हैज अ गुड वर्ड फॉर एवरीवन। क्या बात है सर, देखिए। If he's a boy, he tells him, "You are looking very handsome." If it's a girl, "Oh, you are such a pretty beauty." मतलब like that, he is praising everyone. फिर वो तो इस ढंग से चेक इन, जब तक मैं चेक इन कर रहा हूँ, ही इज वेटिंग। मैं उनको चेक इन कराने गया ना, तो उधर तो दे सेड सर हम कर देंगे, आप वो कर दो। तो इवन दैट 2-3 minutes ही वेटेड वहाँ पे, और लिफ्ट में तभी घुसे जब मैं आ गया चेक इन कराए। सो दैट ह्यूमन एंगल विच सैम, आई थिंक सबसे बड़ी बात सैम में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो मैं तो बड़ा जूनियर था उनसे, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, और सारी दुनिया जानती है उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, लेकिन उनका ह्यूमन जो व्यक्तित्व था उसका तो मैं गवाह हूँ। अच्छा, करियप्पा जी से तो कोई नहीं रही होंगी ना मुलाकात आपकी? नहीं, एक्चुअली करियप्पा से भी रही है मेरी। रही? करियप्पा से 2 बार। एक बार जब वो बीमार थे, बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में एडमिट थे, और एक बार वो जब मैं कैडेट था। अच्छा। तो वो IMA आए थे। अच्छा। और उनके ऑनर में पोलो मैच ऑर्गेनाइज किया गया था, और हॉर्स डिस्प्ले, और मैं एकेडमी की राइडिंग टीम में होता था। अच्छा। तो मैंने उनसे प्राइज रिसीव किया था
टेंट पैगिंग में मैं फर्स्ट आया था। तो ही आप लकी हैं इसका मतलब, हैं? हाँ, ओ यस, मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फौज में गया। बहुत अच्छा, आपकी जो प्यारी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन। है डोगराई का, उसमें क्या 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कोई कंट्रीब्यूशन है? हाँ हाँ, हमारे को वो मिला है, उसका बैटल ऑनर है। बैटल ऑनर होता है जब आप कोई लड़ाई जीतते हो। तो अभी 4 दिसंबर का है हमारा एक स्वादी ही नाम की जगह है, अच्छा, बांग्लादेश में। वहाँ पे हमने पाकिस्तान की एक काफ़ी मजबूत पोस्ट थी, उसमें हमारी यूनिट ने कब्जा किया था, तो उसका बैटल ऑनर है 9 डोगरा के पास। सर जैसे आप आपने बहुत वार हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि वो इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के बोलते हैं, तो क्या मतलब सैम ऐसे ही थे, बोल सकते थे उनको स्वीटी? मैंने बताया ना, सैम को आप जब मिलते थे तो वो बड़ा एक एम्ब्रेसिंग पर्सनालिटी, मतलब वो आपको एम्ब्रेस करते थे, वो आपको मैंने उनको, मैं आपको बताता हूँ, स्वीटी कहना मतलब एक तरह से मिसेस गांधी और उनके लेवल पे वो एक कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा, मैं एक कोर्स होता है फौज में, ये भी हिम्मत की बात है, प्राइम नहीं मिनिस्टर को कोई स्वीटी कह दे। वो मेरे ख्याल में सबको पता था। मैं आपको बताता हूँ सैम मानेकशॉ के साथ क्या होता था। सैम मानेकशॉ रहते थे वेलिंगटन में। वेलिंगटन में है भारतीय सेना का स्टाफ कॉलेज। स्टाफ कॉलेज को करने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के जाना होता है, और ये एक लंबा कोर्स है, तो फैमिलीज वहाँ पे साथ जाती हैं। और वहाँ पे एक प्रथा है इवनिंग लेक्चर्स टॉक्स ऑर्गेनाइज कराने की, इम्पोर्टेंट और अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटीज से। और जब तक सैम जिंदा रहे, एक प्रथा, उनका जो लास्ट टॉक होती थी उस कोर्स की, वो सैम की होती थी। इन टॉक्स में लेडीज को ओपन इनवाइट रहता है कि आप आना चाहें तो, क्योंकि ये कोई फौजी टॉपिक नहीं होता, जनरल टॉपिक्स होते हैं, कोई नहीं जाती। पूरे साल में अब आप यूं लगा लो कि 10 महीने में हर हफ्ते एक टॉक, तो 40 टॉक तो कम से कम हो गई। कौन सुनेगा? रेयरली आप किसी लेडी को वहां बैठे देखेंगे। सैम मानेकशॉ का जब लेक्चर होता था, कोई लेडी नहीं रहती थी, जो एमएच में एडमिट होगी वो भी अपनी छुट्टी करा के आएंगी। महिलाओं में लोकप्रिय थे। He was so popular. He was so popular, और no controversy throughout his life. No lady ever complained. So that means they liked what he was, and he must have interacted with thousands of. महिलाओं में एक खूबसूरती है सर, 6 साल की गर्ल से लेके 80 ईयर की ओल्ड लेडी तक, वो पहचान जाती हैं कि नजरें किस नजर से पुरुषों में देखती हैं, बिल्कुल, है ना? Sam knew how to compliment the ladies. He to Mrs. Gandhi, I am very sure, would have been very happy with his compliments. आपने देखी सैम बहादुर? नहीं देखी होगी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी। जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से आपको देखने की। सैम के साथ, सैम वंडरफुल। फिल्म में उनके एक नौकर के बारे में दिखा रखा है कि वो नौकर बहुत ताकतवर था, उनके घर में उनकी बीवी से भी ज्यादा ताकतवर था। तो मेरे ख्याल से सैम ने उनको ही छूट दी होगी कि वो इतना ताकतवर बन जाए। हाँ, वो मद्रासी नौकर था उनका। हाँ, सैम, हाँ, हम उनके पास गए थे। मैं एक वेलिंगटन में जब वो थे, हम कोर्स कर रहे थे, तो मेरा एक कोर्समेट है चौधरी, तो उनकी वाइफ के पिताजी इनके कम्युनिकेशन ऑफिसर थे जब ब्रिगेडियर होते थे सैम मानेकशॉ। तो उन्होंने बोला कि मैं ना सैम मानेकशॉ के बारे में मेरे को याद है, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे पिताजी इनके सिग्नल ऑफिसर होते थे और मैं अंकल के साथ खूब खेलती थी। तो हमने कहा यार चलो बहुत बढ़िया, जाके मिलते हैं। तो वी हैड गॉन एंड मेट हिम। ही हैड वेरी कैजुअल रिलेशनशिप विद हिज स्टाफ, काफ़ी उनके पास स्टाफ था। यस, मैं तो खुद पर्सनली तो नहीं कह सकता, बट उनकी एक और कहानी है। उनका जो सहायक था, जिसको बडी कहते हैं, पहले बैटमैन कहते थे, उसकी वाइफ का इलाज वो अपनी बेटी के तौर पे कराते थे। अच्छा। जब भी वो बीमार होती थी। उनकी गुरखा रेजिमेंट से ही था वो। तो ये इसके बारे में भी वो डॉक्टर ने खुद लिखा है कि कैसे वो उसका जब वो बीमार शुमार होती थी तो वो उनके बड़ा दिल चाहिए सर। ओह यस, सैम वाज वंडरफुल।
कितनी सारी बातें कर दी 1971 के युद्ध के बारे में, और मुझे बहुत हैरानी हुई जनरल खेमकरण के बारे में जान के, और बहुत सारी बातें कर्नल साहब ने बताई हैं, सैम के पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने बताए हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला और इतना गांव का सुंदर सा घर हमें दिखाया, इसके लिए